नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में 16वें वित्त आयोग की टीम ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और विपक्षी दलों समेत कुछ अन्य राजनीतिक दलों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने आयोग के समक्ष राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आयोग के समक्ष पार्टी में 21 बिंदुओं को रखा है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है: आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और राजस्व घाटा। इन तीनों बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही यह भी कहा कि झारखंड में पंचायती राज चुनाव संपन्न कराए गए हैं, लेकिन 2 वर्षों से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव नहीं करना जनभावनाओं के साथ धोखा है। इस बात को पार्टी ने आयोग के समक्ष रखा। वहीं आयोग के अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि चुनाव तुरंत कराया जाए। चुनाव नहीं होने से जिन योजनाओं से संबंधित निर्णय जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए, उसे अधिकारी ले रहे हैं। वहीं राकेश प्रसाद ने कहा कि आयोग के समक्ष आपदा प्रबंधन पर भी बातचीत हुई है। झारखंड में 30% वन क्षेत्र है। इसके कारण वज्रपात की घटनाएं होती रहती है। इस घटना में हर साल 300 से 400 लोगों की मौत हो जाती है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि को भी बढ़ाने की मांग की गई। वहीं राकेश सिन्हा ने कहा कि मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की जरूरत है, ताकि योजनाओं का लाभ घुसपैठिया ना उठा सके। उधर गेटिंग लगा हुआ है, हम अलाउड करते हैं किधर से? ये आज 16वें वित्त आयोग की बैठक थी यहाँ, और इस संदर्भ में हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखा। हमारे साथ श्री सुधीर श्रीवास्तव जी थे। हम लोगों ने रखा कि ये जो वित्त आयोग है मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है। एक है आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और नगर निकाय, और एक है राजस्व घाटा, राज्यों का राजस्व घाटा। इन तीनों बिंदुओं पर हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, और सबसे बड़ा पक्ष हमने इस बात का रखा कि पंचायती राज का तो चुनाव यहाँ हुआ है, परंतु 2 वर्षों से नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो यह जनता के साथ धोखा है। इस विषय को हमने रखा, और मैंने वित्त आयोग के अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि यहाँ पर चुनाव तुरंत हो, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जिन योजनाओं का निर्णय जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए था, उन योजनाओं का निर्णय यहाँ के नौकरशाह ले रहे हैं, और नौकरशाह लेने के कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इन योजनाओं में, तो इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। इधर आजसू पार्टी के नेता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झारखंड राज्य लंबे संघर्ष के बाद मिला है। इस राज्य पर विशेष देवशरण भगत आज वित्त आयोग की बैठक में उपस्थित हुए, और हमने वित्त आयोग को यह कहा कि ये जो राज्य है झारखंड, ये लंबे संघर्ष के बाद मिला है। राज्य की जनता ने काफी कुर्बानी दी, जिसमें आजसू का भी योगदान रहा है, और इसे एक स्वाभाविक राज्य के रूप में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। इस राज्य पर विशेष दृष्टि होनी चाहिए, और इस राज्य में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इस राज्य को हम लोगों के आंदोलन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस राज्य को देने का काम किया, और उसके बाद भाजपा आजसू की सरकार ने इस राज्य को विकास की पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन विगत 5.5 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो झारखंड में सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, ये सरकार राज्य के विकास को पूरा कहीं ना कहीं ब्लॉक करके बैठ गई है। यह सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के बलि इस राज्य को चढ़ा रही है, और वित्तीय कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, और जो 15वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा थी, उस अनुशंसा के आधार पर जो पैसे इस राज्य को मिले, उसका कहां कहां उपयोग हुआ, कैसे उसको राशि को खर्च की गई, क्या वो राशि डाइवर्ट की गई, क्या वो राशि फ्री बीज लोक लुभावन योजनाओं में डाइवर्ट की गई, इन सारी बातों को हम लोगों ने वहां रखा। और हमने ये भी मांग की, जो खनन, इस राज्य से खनन से जो राजस्व होता है, उसका उचित हिस्सा इस राज्य को मिले। हम चाहते हैं कि राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े। ये जो भी सरकार है, भाजपा जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, हम इसको पूरा
आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग करना चाहते हैं। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने केंद्र सरकार से झारखंड को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने की बात को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार का सहयोग झारखंड को मिलेगा और वर्षों से बकाया रॉयल्टी की राशि 1,40,000 करोड़ रुपए झारखंड को जल्द से जल्द मिलेंगे। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी का पैसा जब केंद्र सरकार से झारखंड को मिलेगा तो उसका उपयोग राज्य के विकास में किया जाएगा। देखिए, एक तो हम लोगों को समय कम मिला और सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी बात 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में रखने के लिए बोला गया। तो जो प्रमुख बिंदु थे उन बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है और राज्य के विकास से संबंधित जो सहयोग केंद्र सरकार का मिलना चाहिए उस सहयोग के बारे में हम लोगों ने बात रखी है। और ये सहयोग नहीं है, हमारा हक है और उस हक को केंद्र सरकार कैसे देगी, किस तरीके से देगी, इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो 16वां वित्त आयोग यहाँ झारखंड आया उसके जो भी माननीय सदस्य हैं वो हम लोगों की बातों को काफ़ी गंभीरता से लेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को उम्मीद के हिसाब से केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास हम लोगों को है। और इस राज्य की जो बकाया राशि है 1,40,435 करोड़ रुपए है, उन पैसों के बारे में भी जिक्र किया गया है और हम लोग चाहते हैं कि वो पैसा जब इस राज्य को मिले तो इस राज्य के विकास में और भी हम लोग प्रगति करेंगे। धन्यवाद। उधर हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वहीं जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे देश की सेना के पराक्रम का ऑपरेशन सिंदूर के पहले राजनीतिक उपयोग नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सेना का पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हमारे सेना के जाबांज महिला को निशाना बनाकर बयान दिया, उस पर आज तक बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं की। उधर जम्मू के उधमपुर में भाजपा विधायक रणवीर पठानिया ने वायुसेना पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इस पर भी भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। देश के सेना का पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यह मांग किया जा रहा है कि इस पर सीधा कार्रवाई हो। हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में शाखा, पौला और लोहा को भी स्थान उसका सिंदूर होता है, उसका मंगलसूत्र होता है। हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में शाखा, पौला और लोहा को भी स्थान दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कोई परपुरुष किसी पर स्त्री को जाकर सिंदूर देगा? क्या ये देश के महिलाओं को आप किस नजर से देखते हैं? एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उनके नेता अपने घर के सिंदूर को क्यों बाहर रखते हैं। ये मजाक की चीज नहीं है। कि सेना का नाम राजनीति में हो, उसके एक सफल कार्रवाई को इस प्रकार से पूरा परंपरा को तोड़ते हुए हर घर जाएंगे,
मतलब हर धर्म के लोगों के पास क्या आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं? देश में कौन सा संदेश जा रहा है? हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? वहीं भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स 2 के लिए नगड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का समर्थन किया। उनका कहना है कि खेती योग्य जमीन की जगह बंजर जमीन पर रिम्स 2 बनाया जाना चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बैरिकेडिंग नहीं हटाई और किसानों को खेती नहीं करने दी तो आंदोलन तेज होगा और जरूरत पड़ने पर पूरे झारखंड से आदिवासियों को लाकर आंदोलन किया जाएगा। क्या कहते हैं, रिम्स 2 बनाना चाहिए। आदिवासी गांव जो नगरी है इन लोगों की सब खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहता है। कर लीजिए ना, खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो 1 नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें रोड निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में, चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। उधर मंटू राव ग्रामीण का कहना है कि सरकार के पास बहुत जमीन और अस्पताल वहीं बनाया जाना चाहिए जहां खेती नहीं हो रही है। वहीं मंटू राव ने कहा कि उनकी 8 एकड़ जमीन लॉ कॉलेज बनाने के लिए अधिग्रहित की गई है और बाकी की जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए ली जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार आदिवासियों की जीविका को खत्म कर रही है। साधन देगा तो हम नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 2 फसल 3 फसल उगाएंगे, हमको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें विकास का कॉलेज बनने से ही, मेडिकल कॉलेज बनने से ही विकास होगा। ये तो विकास का विकसित करने की यह सोच है सरकार की, विकसित करने की सोच है। विकास क्या करेगा? विकास बहुत सा तरह का विकास होता है। सिंचाई का साधन दे, विकास होगा। अगर हमको सिंचाई का साधन देगा तो हम नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने 2 फसल 3 फसल उगाएंगे, हमको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने विकास क्या है, ये तो विस्थापित कर रहे हैं हमको। तो हम चाहते हैं कि कृपया करके दुनिया भर के सरकार के पास में ज़मीन है, वो बहुत से बंजर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर बनाए। जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ पर बनाए। जैसे आपको उदाहरण के लिए देखिए, आपका ये बना ये क्या बोलते हैं, ITBP बना, वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया, उस जगह में बनाए। देखिए ITBP बना है, उतना जगह है, अभी भी दुनिया भर का जगह है कॉलेज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए। वहाँ पर क्यों नहीं करती है सरकार? खेती वाला ज़मीन को क्यों ही करती है, नज़र लगाती है उसके। ज़मीन है आपका यहाँ पे? और यहाँ पर टोटल हमारा 12 एकड़ ज़मीन है पूरा, सभी हमारा सब जगह से मेरा 12 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से तो 8 एकड़ हमारा IM कॉलेज में चला गया, लॉ कॉलेज में चला गया। वहीं लॉ कॉलेज में ही मेरा 8 एकड़ ज़मीन है।
और जो बचा हुआ था अभी वो भी बचा हुआ था, वो भी सब ये ख़त्म कर दिया। तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा जीविका साधन तो पूरा ख़त्म कर दिया। क्या नाम हुआ? हमारा मंटू उरांव। वहीं मीना टोपो ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी जमीन वापस लौटा दी जाए ताकि वह खेती कर सके। उनका कहना है कि सरकार को आदिवासियों की जरूरतों को समझना चाहिए और उनकी जमीन की रक्षा करनी चाहिए। सरकार हम लोग को लूट रही है, खेती नहीं लगाने दे रही है, और हम लोग का जितना भी रसीद काटता था उसको कितना दिन पहले ही से ही वो बंद कर दिया रसीद काटना। मतलब हमरा अपने अधिग्रहण किए हैं। कोई बोलता है दो ठो सरकार दो किस्म का बात हम लोग को समझाया, बोला पैसा देवे नहीं किया हम लोग को। अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग अपना खेत को हम लोग अपने चाहेंगे, हम लोग जमीन चाहिए। नहीं, सरकार को नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मीना टोपो। वहीं सरायकेला खरसवा के नए डीसी नीतीश सिंह ने प्रभार संभालते ही खरसवा ब्लॉक और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले के डीसी नीतीश कुमार सिंह ने जिले के पदाधिकारियों के साथ खरसवा ब्लॉक और अंचल कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक अंचल व सीडीपीओ कार्यालय पूरी तरह शांत पाया गया। वहीं पदाधिकारी कर्मचारी 100% उपस्थित थे, लेकिन आम लोग नजर नहीं आए। इस बीच डीसी ने अंचल अधिकारी को खतियानों के ऑनलाइन पेंडिंग आवेदनों को ससमय निष्पादन करने और जरूरत पड़ने पर पंचायत स्तर में कैंप लगाकर निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं डीसी ने कहा कि उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके बाद उपायुक्त का काफिला अग्र परियोजना केंद्र खरसवा पहुंचा, जहां बीजागर भवन, गेस्ट हाउस आदि का निरीक्षण कर तसर उत्पादन से संबंधित जानकारी ली। साथ ही तसर उत्पादन की वर्तमान स्थिति, किसानों के आय का स्रोत, तसर का विकास आदि पर संपूर्ण जानकारी लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं डीसी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसवा पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। वहीं अस्पताल भवन निर्माण कार्य की भी उन्होंने जानकारी ली। इस बीच खरसवा अस्पताल में रात को चिकित्सक के नहीं रहने और अस्पताल के लचर स्वास्थ्य संबंधित शिकायत की गई। इस पर उपायुक्त ने सुधार लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खरसवा के खिलाड़ी साई में संचालित हल्दी प्रोसेसिंग प्लॉट का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इंस्पेक्शन किया गया, पहले तो वीडियो कार्यालय, उसके बाद फिर हम लोगों ने तसर केंद्र का निरीक्षण किया, सीएचसी खरसावा का निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां पाई गई हैं जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको ठीक किया जाए, क्योंकि चूँकि हम भी नए हैं यहाँ पे, अभी चीज़ों को समझने का और देखने का प्रयास है मेरा, तो उसके बाद ही अगले कार्रवाई कुछ कर पाएंगे। आम जनता की सर कई उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, क्या पाए कुछ बदलाव आएगा? देखिए, हम लोग तो हैं, हम लोग सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य भी यही है कि हम लोगों का जीवन कितना आसान कर सकें, और हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का और जनप्रतिनिधियों का और साथ में आप मीडिया बंधुओं का सहयोग चाहेंगे। आप लोगों का सहयोग होगा तो सर्टनली हम लोग कुछ बेहतर करेंगे। सिर्फ चूँकि आपने बोला है तो ये समस्या है, ये जनरल समस्या है और ये ऑलमोस्ट हर जगह होती है। हम लोग इसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर देते हैं कि हर जगह जितने भी कार्यकारी एजेंसी हैं सब लोग बोर्ड लगाएंगे, छावे करेंगे। वहीं सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड क्षेत्र में डायन प्रताड़ना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। गायत्री नगर स्थित वन विभाग की जमीन से सटी एक महिला कौशल्या देवी को उसके पड़ोसी दिलीप घोष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।
वहीं दिलीप घोष नामक व्यक्ति ने कौशल्या देवी को डायन बताकर उसके घर के दरवाजे के पास अवैध रूप से बाउंड्री बना दी और उसके घर के भीतर जल निकासी की व्यवस्था अपने घर से जोड़ दी है। वहीं कौशल्या देवी ने बताया कि उसके पति का निधन हो चुका है और इकलौता बेटा मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से घर छोड़कर जा चुका है। वह अकेले गम्हरिया में जीवन यापन कर रही है और बगल के खटाल से गोबर उठाकर गुजारा करती है। उन्हें आशंका है कि धीरे धीरे उनके घर के पास खुदाई कर दिलीप घोष उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। डायन प्रथा के खिलाफ आंदोलन की मशाल बनी पद्मश्री छुटनी महतो को जब इस मामले की जानकारी मिली तो वे स्वयं कौशल्या देवी को लेकर गम्हरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त व थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा। में काम करते हैं बाबू, खटाल में काम करते हैं। अरे मंगल जो मेरा को डान बोल के घेर दिया, यहाँ कचड़ा फैलाता है जिसको सब कचड़ा उचड़ा पानी मेरा तरफ फेंक रहा है ना, तो हम कैसे करें बाबू? और क्या वही मेरा को घेर दिया, निकलने नहीं देता है, इधर से धमकी देता है, तोरुआल दिखाता है, पिस्तौल दिखाता है मेरा को मंगल। एक बार तो दौड़ाता था, उधर हम दौड़ के चल गए, नहीं तो काटते हैं वो, मेरा को नहीं काटते हैं। हाँ एक लपाल पाने से मेरा को काट देगा वो मंगल। तोरुआल पिस्तौल लेके बुलाया, वो बोलता है उसका बीबी को दो, मेरा को तोरुआल दो बोलता है। हाँ मेरा एक लड़का है, तुम तेरा जाएगा माँ घर और हम चल जाएगा जेल, वही बोलता है। और कुछ यदि हम होगा बाबू तो ये मंगल को धरेगा। मेरा तो छना नहीं है ना, मेरा कोई नहीं है। मेरा बेटा है तो बेटा पागल होके कहाँ गया? हाँ तो बेटा कहाँ गया पागल होके, क्या बोलेगा? हम किसी को बोलेगा डायन बोल के जो मेरा बेटा को कहाँ खेत दिया बोल के? हम तो नहीं बोलेगा। वहीं सरायकेला खरसुआ स्थित स्वदेशी जागरण मंच के सरायकेला खरसुआ जिला संयोजक अजीत सिंह के नेतृत्व में गम्हरिया में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक रैली निकाली गई। वहीं छोटा गम्हरिया स्थित दुर्गा पूजा मैदान से प्रारंभ होकर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए लाल बिल्डिंग चौक से बैंक ऑफ बड़ौदा तक पहुंचकर यह रैली संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद, विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर आदि जैसे नारे लगाए गए। रैली के माध्यम से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को सिर्फ स्वदेशी वस्तु ही खरीदने और बिक्री करने की अपील की गई। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला संयोजक अजीत सिंह ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा है। इस ऑपरेशन में देश के प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं। इसके तहत देश के व्यापारी अभी से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए स्वदेशी वस्तु का निर्माण शुरू कर दे तो आने वाले पर्व में विदेशी वस्तुओं की आयात बंद हो जाएगी। इससे अपने देश के आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज स्वदेशी जागरण मंच सरायकेला खरसुआ की ओर से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए एक रैली निकाली गई। यह रैली गम्हरिया के दुर्गा पूजा मैदान से लाल बिल्डिंग चौक होते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा तक निकाली गई। रैली के बाद दुकानदारों को, यहाँ के व्यापारी को समझाया गया, इनको आग्रह किया गया कि विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें और ना बेचें। अब अपने दुकानदार भाइयों से हमने आग्रह किया कि आने वाले पर्व त्योहारों को देखते हुए हम अभी से ही स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दें, जिससे विदेशी वस्तुओं का आयात बंद हो जाए। यह भी एक ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिए हैं। हम लोगों ने, हमारा कर्तव्य बनता है घर बैठे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर राष्ट्र निर्माण का कार्य करें।
वहीं झारखंड के आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को पिछले 3 महीनों से भुगतान नहीं मिलने के कारण योजना को क्रियान्वयन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। पूर्वी सिंहभूम के 32 सहित राज्यभर के 750 अस्पताल और नर्सिंग होम इस योजना से संबंधित, लेकिन लगातार भुगतान नहीं होने के कारण इलाज प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। वहीं साक्ची स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जमशेदपुर ब्रांच के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर जल्दी अस्पतालों का भुगतान नहीं किया गया तो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अस्पताल नियमों का पालन कर रहे हैं और मरीजों का इलाज करें, उन्हें भी शीघ्र भुगतान किया जाए और जिन अस्पतालों में अनियमितता पाई गई है उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बिजली में हो या अन्य खर्चों में हो, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो इस बाबत हम ये मांग करते हैं कि जो भी भुगतान की राशि सुचारू रूप से चलती रहे। तो मेन मुद्दा यही है। ये प्रेस वार्ता IMA एवं IMA HPI, IMA मेडिकल एसोसिएशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसका मुख्य उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना से हमारे ज़िले के पूरे कोल्हान के कई सारे अस्पताल निबंधित हैं और अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन लगभग वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।